रिपोर्ट एट 10 की। और आइए अब शुरुआत करते हैं रिपोर्ट एट 10 की और आपको बताते हैं कि आज कौन सी ऐसी सुर्खियां हैं जो आज बड़ी खबरें बनकर उभरी हैं। सबसे पहले बात करेंगे सोमनाथ की। सोमनाथ स्वाभिमान शौर्य सामर्थ्य के 1000 वर्ष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरह से क्या कुछ कहा है और क्या संदेश दिया है, और जैसा कि हमने इतिहास के पन्नों में देखा क्या कुछ निकलकर सामने आया सोमनाथ को लेकर और उसके बाद उसके कायाकल्प को लेकर, सब कुछ बताएंगे। ग्राउंड जीरो पर रिपोर्ट भी क्या कहती है वो दिखाएंगे। और उसके अलावा हम बात करेंगे वाइब्रेंट गुजरात की, जहां पर ग्लोबल ग्रोथ का बड़ा उदाहरण सामने आया है। वाइब्रेंट गुजरात को लेकर हमने देखा है किस तरह से जो विकास की इबारत है वो लिखी जा रही है। सब कुछ दिखाएंगे इस रिपोर्ट के जरिए। अगली खबर का रुख करें तो आपको बता दें कि सोना तो बचा नहीं पाए, धर्म क्या बचाएंगे। अमित शाह ने यह दो टूक कहा है और क्यों कहा है और क्या इसके मायने हैं, सब कुछ बताएंगे इस रिपोर्ट के जरिए। अगली खबर का रुख करें तो आपको बता दें कौन सी ऐसी खबर है जो अब की बार यहां पर सुर्खियां बनती हुई नजर आई है। ममता सरकार, अराजकता, अव्यवस्था और अत्याचार, क्या है इस खबर के मायने और कैसे यह खबर पश्चिम बंगाल की राजनीति में जो गर्मजोशी है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। क्या कुछ है सब कुछ बताएंगे। और इसके अलावा अगली खबर का रुख करें तो गणतंत्र दिवस परेड की तैयारियां जोरों पर है। क्या तैयारियां चल रही हैं गणतंत्र दिवस को लेकर, यह हम अपनी रिपोर्ट के जरिए आपके साथ साझा करेंगे। अगली खबर की बात करें तो मजहबी जुनून की भेंट चढ़ता हिंदू अल्पसंख्यक, क्या कुछ बांग्लादेश में हो रहा है और किस तरह से हिंदू अल्पसंख्यक जो है वो वहां पर किस तरह से मजबूरी में जीने को मजबूर हैं, यह रिपोर्ट हम आपके साथ साझा करेंगे और बताएंगे क्या कुछ इसके मायने हैं। इसके अलावा अगली खबर जो बहुत महत्वपूर्ण है, रंग लाई सख्ती, झुका एक्स, मानी गलती और एक्स ने किस तरह से अपनी गलती मानी है रोक को लेकर, वो हम आपको बताएंगे क्या कुछ हुआ है। ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट क्या कुछ कहती है इस पर हम आपको दिखाएंगे। इसके अलावा अगली खबर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या कुछ हो रहा है, ट्रंप की चेतावनी, ईरान का पलटवार, खतरे में सरकार, किस तरह से ये पूरी जो खबर है उसका इंटरनेशनल इंपैक्ट क्या पड़ता हुआ नजर आ रहा है, बताएंगे अब आपको। इसके अलावा अगली खबर का रुख करें तो सीरिया में अमेरिकी बमबारी और तबाही भारी, क्या कुछ सीरिया में इस वक्त चल रहा है, किस तरह से स्थितियां पनपी हुई हैं और क्या इसमें जो इसके अपडेट्स है वो क्या कुछ कह रहे हैं, वो हम आपको रिपोर्ट के जरिए साझा करेंगे। इसके अलावा गर्जा कोहली का बल्ला, टीम इंडिया की जीत, खेल के मैदान से बड़ी खबर सामने आई है और क्या कुछ इस खबर के मायने हैं, ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। किस तरह से जो कोहली का बल्ला है वो आज गर्जा है, सब कुछ बताएंगे इस रिपोर्ट के जरिए। तो आइए अब शुरुआत करते हैं और देखते हैं रिपोर्ट 10 की ये तमाम अहम और बड़ी खबरें। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का संदेश है, कंठ है अनेक, गीत एक राष्ट्र का, रूप है अनेक, चित्र एक राष्ट्र का, शब्द है अनेक, अर्थ एक राष्ट्र का, कार्य है अनेक, लक्ष्य एक राष्ट्र का। और वो लक्ष्य है विकसित भारत का निर्माण, अखंड सोमनाथ से अखंड भारत का निर्माण, अनंत विभूषित सोमनाथ से विकसित भारत के देदीप्यमान भविष्य का निर्माण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने गुजरात दौरे के दूसरे दिन ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर में आयोजित सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के अंतर्गत भव्य शौर्य गाथा में सहभागिता की। इस अवसर पर आयोजित मार्च में 108 घोड़ों ने भाग लिया। साथ ही पीएम मोदी ने सोमनाथ मंदिर की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर हमीरजी गोहिल को नमन किया। इसके बाद पीएम ने सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। ओम सद्यो जातम प्रपद्यामि सद्यो जाताय वै नमो नमः, भवे भवे नाति भवे भोष्मान भवद्भाय नमः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में शामिल हुए। पीएम ने वहां एक विशाल जनसमूह को संबोधित किया। पीएम ने इस अवसर को वैभव की विरासत और अध्यात्म की अनुभूति का पर्व बताया। ये हमारे भारत के अस्तित्व और अभिमान का पर्व है, क्योंकि हमें हर कदम पर, हर मुकाम पर सोमनाथ और भारत में अनोखी समानताएं दिखती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ का इतिहास विनाश और पराजय का इतिहास नहीं है, ये इतिहास विजय और पुनर्निर्माण का है। इस सोमनाथ को ध्वस्त करने की मंशा लेकर आए मजहबी आतताई आज इतिहास के कुछ पन्नों में सिमट कर रह गए हैं
और सोमनाथ मंदिर उसी विशाल समंदर के किनारे गगनचुंबी धर्म ध्वजा को थामे खड़ा है। पीएम ने कहा कि दुर्भाग्य से आजादी के बाद गुलामी की मानसिकता वाले लोगों ने इनसे पल्ला झाड़ने की कोशिश की। उस इतिहास को भुलाने के कुत्सित प्रयास किए गए। शौर्य यात्रा समर्पित रही उन हुतात्माओं के बलिदान को जिन्होंने अपने शरीर का कण कण सोमनाथ मंदिर, धर्म की रक्षा और साथ ही साथ राष्ट्र के निर्माण में खपा दिया। और सोमनाथ स्वाभिमान पर्व इन्हीं मनीषियों के लिए कृतज्ञता ज्ञापन था। और सोमनाथ स्वाभिमान पर्व नए भारत के अभ्युदय की कहानी भी बताता है। विकसित भारत के निर्माण के लिए जरूरी है विकसित राज्यों का निर्माण। वाइब्रेंट गुजरात इसमें पहले ही लीड ले चुका है और अब वाइब्रेंट गुजरात का रीजनल कॉन्फ्रेंस हो रहा है सौराष्ट्र और कच्छ में, और खासतौर पर प्रधानमंत्री ने पहली बार इस रीजनल कॉन्फ्रेंस की शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने गुजरात के राजकोट में कच्छ और सौराष्ट्र क्षेत्रों के लिए वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया। इस अवसर पर पीएम ने 14 ग्रीनफील्ड स्मार्ट गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड स्टेट विकसित किए जाने की पहल की शुरुआत की। साथ ही राजकोट में GIDC के मेडिकल डिवाइस पार्क का उद्घाटन किया। इस सम्मेलन में जापान, दक्षिण कोरिया, रवांडा और यूक्रेन भागीदारी देश के तौर पर हिस्सा ले रहे हैं। पीएम ने इस समिट के 2 दशक को ऐसी यात्रा बताया जो सपने से शुरू होकर अटूट भरोसे तक पहुंची है। भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने में सौराष्ट्र और कच्छ की बहुत बड़ी भूमिका है और ये भूमिका मार्केट ड्रिवन है और यही बात इन्वेस्टर्स के लिए सबसे बड़ा भरोसा बनती है। प्रधानमंत्री ने सौराष्ट्र और कच्छ में चल रही विकास परियोजनाओं का जिक्र किया। पीएम ने बीते 11 वर्ष में देश की आर्थिक रफ्तार की चर्चा भी की। IMF भारत को ग्लोबल ग्रोथ का इंजन बताता है। S&P 18 इयर्स के बाद भारत की रेटिंग अपग्रेड करती है। फिच रेटिंग भारत की मैक्रो स्टेबिलिटी और फिस्कल क्रेडिबिलिटी इसकी प्रशंसा करती है। पीएम ने बीते 11 वर्ष में हुए बड़े आर्थिक सुधारों का उल्लेख किया। पीएम ने कहा कि इनसे न केवल निवेश के नए अवसर पैदा हुए हैं बल्कि प्रगति के भी नए द्वार खुल रहे हैं। वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य पश्चिमी गुजरात में निवेश और औद्योगिक विकास के लिए नई गति प्रदान करना है। वाइब्रेंट गुजरात रीजनल सम्मेलनों की उपलब्धियों को जनवरी 2027 में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में प्रदर्शित किया जाएगा। वाइब्रेंट गुजरात रीजनल समिट के दौरान प्रधानमंत्री ने देश और दुनिया के निवेशकों को बड़ा संदेश दिया। राजकोट की धरती से प्रधानमंत्री ने पूरी दुनिया को यह बताया कि भारत दुनिया की सबसे तेज रफ्तार अर्थव्यवस्था है, तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की ओर तेजी से आगे बढ़ रही है और सबसे बड़ा मंत्र यही कि भारत में रिफॉर्म एक्सप्रेस की गाड़ी अब बिल्कुल रुकने वाली नहीं है। बीजेपी का लक्ष्य केरल का विकास है और शबरीमला का मामला भी उठाया गृह मंत्री ने कहा कि अगर शबरीमला का सोना का सुरक्षा पिनराई विजयन सरकार नहीं कर सकते, ऐसे सरकार आस्था की रक्षा कैसे करेंगे, ये सवाल भी उठाया गृह मंत्री ने। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह केरल के दौरे पर हैं। उन्होंने अपने दौरे का शुभारंभ तिरुवनंतपुरम में विश्व प्रसिद्ध श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना के साथ की। इसके बाद अमित शाह ने स्थानीय निकायों के नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों से मुलाकात की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य केरल को विकसित बनाना है। इस मौके पर अमित शाह ने सबरीमाला में सोने की चोरी का मुद्दा उठाते हुए मौजूदा LDF की सरकार पर भी हमला बोला। शाह ने कहा कि जो लोग सबरीमाला की संपत्ति की रक्षा करने में नाकाम रहे, वे लोगों की आस्था की रक्षा नहीं कर सकते। उन्होंने राज्य सरकार से सबरीमाला सोने के नुकसान मामले में निष्पक्ष एजेंसी से जांच की मांग की है। विजय हमारा लक्ष्य नहीं है, हमारा लक्ष्य है केरल को पूर्ण विकसित बनाना, केरल को देश विरोधी ताकतों से सुरक्षित करना और केरल के अंदर जो सदियों से आस्था की ताकत है वो आस्था की ताकत की भी रक्षा करना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह न्यू इंडिया न्यू केरल कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर अमित शाह ने न्यू केरल के बारे में विस्तार से अपनी बात रखी।
उन्होंने बताया कि विकसित और सुरक्षित केरल बेहद जरूरी है। उन्होंने केरल में नए विचार और नई राजनीति की जरूरत पर जोर दिया। केरल में हर नागरिक की सुरक्षा की भी चिंता होनी चाहिए, वो सुरक्षित केरल बनता है। और हर प्रकार के विश्वास का, चाहे वो कोई भी धर्म, कोई भी संप्रदाय से हो, अपने विश्वास का संरक्षण होना चाहिए, इसकी आस्था का संरक्षण होना चाहिए। ये तीन मिलाकर विकसित केरल मतलब न्यू केरल की रचना होती। केरल में 3 महीने के बाद विधानसभा चुनाव है। उस चुनाव प्रचार का प्रारंभ किया है आज गृह मंत्री ने, और इस बार केरल में कमल खिलाने के लिए पूरा कोशिश में है बीजेपी। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट शुरू होते ही हिंसक घटनाओं का दौर भी शुरू हो गया है। शनिवार रात को पुरुलिया से लौटते वक्त नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी के काफिला में हमला हुआ। नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि इस हमले के पीछे टीएमसी है। हालांकि टीएमसी ने इसे राजनीतिक स्टंट करार दिया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर शनिवार शाम को पश्चिम मेदिनीपुर जिले के चंद्रकोना में हमला किया गया। ये हमला तब हुआ जब वो पुरुलिया जिले में एक राजनीतिक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद कोलकाता लौट रहे थे। अधिकारी ने इस हमले के लिए टीएमसी को जिम्मेदार ठहराया है। शुभेंदु ने आरोप लगाया कि हमलावरों के गाड़ी पर तृणमूल कांग्रेस के झंडे लगे हुए थे। शुभेंदु की माने तो स्थानीय प्रशासन स्थिति बिगड़ने के बाद भी हमलावरों को रोकने के लिए मौके पर नहीं पहुंची। टीएमसी का युवा मोर्चा का अध्यक्ष देवांजन मंडल, टीएमसी का लेबर यूनियन के लीडर देव कुमार दे, टीएमसी का गुंडा शाहरुख खान, जहां और भी टीएमसी का एक कैडर है मणिकांचन, 9 नाम था जो था उसका नाम दिया है। नेता प्रतिपक्ष पर हुए हमले के बाद केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सुकांत मजूमदार ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला है। मजूमदार ने कहा कि राज्य में लोकतंत्र पूरी तरह खत्म हो चुका है। मजूमदार ने कहा कि जिस राज्य में विपक्ष के नेता चुने हुए प्रतिनिधि भी सुरक्षित नहीं हैं, वहां लोकतंत्र के भविष्य के बारे में कोई भ्रम नहीं रह सकता। भाजपा के अन्य नेताओं ने भी इस घटना की निंदा की है। ममता जी की पुलिस और ममता जी के गैर कानूनी, गैर संवैधानिक कार्यों में खुलेआम मदद करने का एक वेपन बन गई है। शुभेंदु अधिकारी पर हुए हमले के विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं ने कई जगहों पर प्रदर्शन किया। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी की गाड़ी पर हुए हमले के बारे में रिपोर्ट मांगी है। ये पहली बार नहीं है कि विपक्ष के नेता के काफिले पर कथित तौर पर तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हमला किया है। अगस्त 2025 में उत्तरी बंगाल के कूच बिहार शहर में अधिकारी के काफिले पर हमला हुआ था। तब कथित तौर पर तृणमूल कांग्रेस से जुड़े लोगों के एक समूह ने किनारे से आकर अधिकारी के काफिले की गाड़ियों को रोकने की कोशिश की थी। माँ, माटी और मानुष के लिए जाने जाना वाला बंगाल अब हिंसक घटनाओं के लिए सुर्खियां बटोर रही है। इससे बंगाल की अस्मिता का जो छवि है वो धूमिल होती हुए नजर आ रही है। तो देखा ये आपने किस तरह से ये ग्राउंड रिपोर्ट हमने आपको दिखाई और किस तरह से जो अव्यवस्था है और जो अत्याचार है वो वहां पर चरम पर नजर आ रहा है पश्चिम बंगाल में। सब कुछ हमने आपको बताया इस रिपोर्ट के जरिए। अब यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो अगली खबर से हम आपको रूबरू कराएंगे, जो आपको बता दें कि 26 जनवरी को लेकर, जो गणतंत्र दिवस को लेकर जो तैयारियां हैं वो किस तरह से चरम पर हैं, उसको लेकर क्या कुछ है वो हम ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाएंगे और किस तरह से जो तैयारियां वो अब की बार और ज्यादा भव्य रूप लेती हुई नजर आ रही हैं। सब कुछ बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। पौष्टिक आहार है टीबी के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार। पौष्टिक आहार से उपचार परिणाम बेहतर होते हैं और स्वास्थ्य में तेजी से सुधार आता है। इसीलिए तो निक्षय पोषण योजना के अंतर्गत इलाज के दौरान हर रोगी को मिलते हैं 1000 रुपए प्रति माह पोषण सहायता के रूप में और सभी टीबी रोगियों के लिए न्यूट्रिशन सप्लीमेंट देने का प्रावधान है। साथ ही टीबी रोगियों के इलाज के दौरान हजारों निक्षय मित्र उन्हें पोषण किट प्रदान करते हैं। आप भी निक्षय मित्र बनकर टीबी रोगियों की सहायता कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए nikshay.in पर जाएं। आइए हम सब साथ मिलकर देश को टीबी मुक्त बनाएं। निक्षय मित्रों से मिली शक्ति टीबी के मरीजों को नई ऊर्जा दे रही है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती। इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। टिंग टिंग, आपके लिए एक फेस्टिवल ऑफर है। QR कोड स्कैन करो, UPI पिन डालो और 10,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में। पिन डालूंगा तो पैसा खट से आएगा नहीं, झट से कट जाएगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। तालियां। UPI कहता है UPI पिन पैसे भेजने के लिए होता है, पाने के लिए नहीं। इस बात को याद रखें और कहें, मैं मूर्ख नहीं। जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। इच्छाओं की कोई उम्र नहीं होती, आज हो या कल आंखों में हरदम चमकती। कल भी रहे आज के ठाट, ना हो टेंशन रिटायरमेंट के बाद। हाँ, करनी है तैयारी, NPS जरूरी है। अज सारे मोहल्ले हाजी, खुशियों दी तुम्बी बाजी। हर स्वाद दिले चटकारे, नचदे ने सारे बाजी। लोड़ी दी बधाइयां, अज मिलके जश्न मनावांगे। लोड़ी दियां लख लख बधाइयां। हो असली मसाले सच सच, MDH। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। 26 जनवरी को नई दिल्ली में होने वाली गणतंत्र दिवस परेड की तैयारियां जो हैं वो जोरों पर है। राष्ट्रपति के अंगरक्षक, प्रेसिडेंट्स, बॉडीगार्ड भी गणतंत्र दिवस की तैयारी में जोर शोर से जुटे हुए हैं। क्या कुछ इन तैयारियों के मायने और किस तरह से ये तैयारियां होती हुई नजर आ रही हैं, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। 26 जनवरी को नई दिल्ली में होने वाली गणतंत्र दिवस परेड की तैयारियां जोरों पर है। जहां एक ओर रिहर्सल जारी है तो दूसरी ओर जवानों का जोश भी हाई है। इसमें राष्ट्रपति के अंगरक्षक यानी प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड्स भी गणतंत्र दिवस तैयारियों को लेकर बारीकी से जुटे हुए हैं। इस अश्वारोही दल में कुल 48 जवान शामिल हैं। राष्ट्रपति के निजी सैनिकों के रूप में माना जाने वाला राष्ट्रपति अंगरक्षक TBG राष्ट्रपति की हाउस होल्ड सेरेमोनियल कैवेलरी रेजिमेंट है, जो राष्ट्रपति भवन में तैनात है। ये भारतीय सेना की सबसे पुरानी कैवेलरी रेजिमेंट है और भारतीय सेना की सभी रेजिमेंटों में सबसे वरिष्ठतम रेजिमेंट है। राष्ट्रपति के अंगरक्षक प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड की स्थापना वर्ष 1773 में गवर्नर्स बॉडीगार्ड के रूप में बनारस में की गई थी, जिसका 250 वर्षों का अपना एक इतिहास है। बनारस के राजा चैत सिंह ने 50 घोड़े और 50 सैनिक प्रदान कर इस रेजिमेंट के गठन में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। मूल चार्टर में रेजिमेंट को युद्ध के समय गवर्नर के साथ जाने और शांति के समय समारोहिक अंगरक्षक के रूप में सेवा करने का आदेश दिया गया था। रेजिमेंट ने इस भावना को अपने बाद के नए नामकरण के रूप में अर्थात 1774 में गवर्नर जनरल के अंगरक्षक और 1857 में वायसराय के अंगरक्षक के रूप में बनाए रखा, जो भारत की स्वतंत्रता तक जारी रही। मूल रूप से घुड़सवार सेना इकाई के रूप में स्थापित इस रेजिमेंट का काम राष्ट्रपति के अंगरक्षक के रूप में काम करना है। पिछले कुछ वर्षों में रेजिंग चार्टर रेजिमेंट के एक अनूठे दोहरे अध्यादेश में परिभाषित किया गया है, जो राष्ट्रपति भवन में पैराशूट फॉर्मेशन और समारोहिक भूमिका के साथ एक ऑपरेशनल भूमिका में बदल जाता है।
रेजिमेंट के पास 99 घोड़े हैं और ऑपरेशनल ड्यूटी के लिए अधिकृत बख्तरबंद वाहन भी है। रेजिमेंट सैनिक घुड़सवार सेना बख्तरबंद वाहन चालक दल के रूप में इसके बहुआयामी कार्य रेजिमेंट को विश्व की सैन्य इकाइयों में इसे बेमिसाल बनाते हैं। प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड्स यानी पीबीजी एकमात्र ऐसी रेजिमेंट है जिसे 2 मानकों राष्ट्रपति अंगरक्षक मानक और प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड मानक की अनुमति है। गणतंत्र दिवस परेड पर दुनिया इनके पराक्रम और कौशल को देखती है। मौन दुनिया, सिसकती इंसानियत और न्याय की भीख, ये पहचान है बांग्लादेश के हिंदू लोगों की। कहने को तो बांग्लादेश इन लोगों के लिए मातृभूमि है, लेकिन अब यही मातृभूमि इन लोगों के लिए मौत की भूमि बन चुकी है। बांग्लादेश में हिंदू लोगों की हत्या खेल बन चुकी है। कोई भी कहीं भी किसी भी हिंदू की हत्या कर सकता है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन लोगों की हत्या से ना तो सेकुलर लोगों को फर्क पड़ रहा और ना ही कट्टरपंथी यूनुस सरकार को। बांग्लादेश में इन दिनों अल्पसंख्यक हिंदू दहशत और हिंसा के साए में जी रहे हैं। पड़ोसी मुल्क में स्थिति इस कदर बिगड़ चुकी है कि अब हिंदू अपने ही घर और गांव में असहाय महसूस कर रहे हैं। हालिया घटना बांग्लादेश के सुनामगंज जिले की है, जहां महज 500 टका के कर्ज के कारण हिंदू युवक जॉय महापात्रों की हत्या कर दी गई। दरअसल जॉय ने अमीरुल इस्लाम नाम के स्थानीय दुकानदार से किस्त पर मोबाइल लिया था। किस्त चुकाने में मामूली देरी होने पर अमीरुल ने जॉय को इस कदर प्रताड़ित किया कि उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। लाखों को मार दिया है, जो बचे खुचे हैं उनका भी वो कत्ल कर रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इंटरनेशनल मीडिया इन बातों को उजागर नहीं करता। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ वैश्विक हिंदू प्रवासी समूहों ने गहरी चिंता जताई है। इन समूहों ने भारत सरकार को पत्र लिखकर बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ती हिंसा पर तुरंत कड़े कदम उठाने की अपील की है। अल्पसंख्यकों पर वहाँ अत्याचार नहीं चलेगा। अंतरिम सरकार जब रहेगी भी नहीं तो जा रही है, फिर भी किसी की वहाँ दादागिरी नहीं चलेगी। अब भारत सबकी दादागिरी का उत्तर देने के लिए सक्षम हो गया। बांग्लादेश में ये पहली बार नहीं है जब किसी अल्पसंख्यक हिंदू को निशाना बनाया गया हो। आंकड़ों पर नजर डालें तो अगस्त 2024 से जून 2025 के बीच अल्पसंख्यकों पर 2442 से ज्यादा हमले दर्ज किए गए। जॉय की हत्या पिछले 22 दिनों में 8वीं और इस हफ्ते की चौथी ऐसी घटना है जो बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ बढ़ते सुनियोजित हमलों को दर्शाती है। मानवता के नाम पर मुहिम चलाने वाले लोग बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए मौन हैं। कट्टरपंथ और हिंसा की आग ने दीपू चंद्र दास से लेकर जॉय महापात्रों तक की बलि ले ली, लेकिन ना तो इनके लिए रैली निकाली गई और ना ही इनके नाम पर कोई सोशल मीडिया हैशटैग ट्रेंड हुआ। बांग्लादेशी हिंसा से साफ है कि यहाँ पर हिंदू होना सबसे बड़ा पाप है। आखिरकार भारत सरकार के सख्त रुख के आगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को झुकना पड़ा है। एआई टूल ग्रॉक पर अश्लील और आपत्तिजनक सामग्री के मामले में एक्स ने न सिर्फ भारत सरकार से माफ़ी मांगी है, बल्कि भविष्य में ऐसी गलती ना दोहराने की भी बात कही। एक्स का यह फैसला भारत सरकार के लिए एक बड़ी जीत है। एक्स सोशल मीडिया साइट पर अश्लीलता पर नकेल कसने को लेकर भारत सरकार को एक बड़ी कामयाबी मिली है। एक्स ने प्लेटफॉर्म पर सामने आए आपत्तिजनक और अश्लील कंटेंट को लेकर अपनी गलती स्वीकार कर ली है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार एक्स ने सरकार को आश्वस्त किया है कि वो आगे से भारत के कानूनों और आईटी नियमों के अनुरूप ही काम करेगा। दरअसल हाल के दिनों में एक्स के एआई टूल ग्रोक के जरिए अश्लील और आपत्तिजनक तस्वीरें सामने आने के बाद केंद्र सरकार ने कड़ा रुख अपनाया था। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एक्स को नोटिस जारी कर इस पर तत्काल कार्रवाई और अनुपालन रिपोर्ट मांगी थी। सूत्रों के अनुसार कार्रवाई के तहत अब तक करीब 3500 आपत्तिजनक कंटेंट को ब्लॉक किया गया है और 600 से ज्यादा अकाउंट्स डिलीट किए गए हैं। एक्स ने यह भी साफ किया है कि भविष्य में किसी भी तरह की अश्लील तस्वीरें प्लेटफॉर्म पर नहीं डाली जाएंगी। सरकार की आपत्ति के बाद एक्स ने कंटेंट मॉडरेशन और एआई गवर्नेंस को और भी सख्त करने का भरोसा दिया है। वहीं सरकार इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। इससे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एक्स के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल ग्रोक के जरिए अश्लील और यौन रूप से आपत्तिजनक कंटेंट बनाए जाने पर गंभीर चिंता जताई थी। मंत्रालय ने 2 जनवरी को एक्स को निर्देश जारी करते हुए कहा था कि ग्रोक या किसी अन्य माध्यम से तैयार सभी वल्गर, अश्लील और गैर कानूनी कंटेंट को तत्काल हटाया जाए। मंत्रालय ने यह भी चेतावनी दी थी कि आदेश का पालन न करने की स्थिति में आईटी एक्ट और अन्य संबंधित कानूनों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि एआई टूल ग्रोक असल में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट है जिसे खुद एलॉन मस्क की कंपनी ने डेवलप किया है। इसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स और अलग से ऐप इंस्टॉल करके यूज किया जा सकता है। यूजर्स टेक्स्ट कमांड या वॉइस प्रॉम्प्ट देकर अपना काम कराते हैं।
इसका मतलब साफ है कि अब एक्स अपने प्लेटफॉर्म पर आपत्तिजनक कंटेंट को अनुमति नहीं देगा और भारत सरकार के सरकारी दिशा निर्देशों के मुताबिक ही काम करेगा। अब AI टूल ग्रॉक भारत सरकार के दिशा निर्देशों और कानून के दायरे में रहकर ही कार्य करेगा। विविधताओं से भरे भारत जैसे देश में AI का जिम्मेदार और संवेदनशील इस्तेमाल बेहद आवश्यक है। सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी तय करने की दिशा में यह भारत सरकार का महत्वपूर्ण कदम है। तो देखा आपने कि एक्स ने किस तरह से अपनी गलती मानी है और लगातार जो सख्ती बरती गई है उसी के बाद एक्स ने ये गलती मानी है। एक छोटे से ब्रेक का यहाँ पर वक्त हो गया है। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो ईरान में क्या कुछ चल रहा है ये हम आपको बताएंगे और सारी अपडेट आपको देंगे कि किस तरह से वहां पर जो प्रोटेस्ट है वो और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और क्या कुछ वहां से निकलकर जो जानकारियां हैं वो सामने आ रही हैं, क्या हालात बने हुए हैं और हालात किस तरह से भविष्य की ओर इशारा कर रहा है, सब कुछ बताएंगे, रिपोर्ट दिखाएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। अज सारे मोहल्ले हाजी खुशियों दी तुम्बी बाजी हर स्वाद दिले चटकारे नचदे ने सारे बाजी लोड़ी दी बधाइयां अज मिलके जश्न मनावांगे लोड़ी दियां लख लख बधाइयां हो असली मसाले सच सच MDH ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ईरान में पिछले 2 हफ्तों से जारी विरोध प्रदर्शनों ने हिंसक रूप ले लिया है। इन प्रदर्शनों में साफ तौर पर सुप्रीम लीडर खामेनेई और ईरानी सरकार के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश देखा जा रहा है। आइए देखते हैं इसी मामले पर हमारी ये खास रिपोर्ट। ईरान में करीब 2 सप्ताह से भीषण प्रदर्शन जारी हैं। महंगाई और आर्थिक हालात के खिलाफ शुरू हुए विरोध ने बीते दिनों सरकार विरोधी आंदोलन का रूप ले लिया, जिसके बाद सरकार को देश भर में इंटरनेट शटडाउन करना पड़ा। वहीं ईरानी प्रशासन ने हिंसक प्रदर्शनकारियों को अल्लाह का दुश्मन बताते हुए नई चेतावनी जारी की है। साथ ही बाहरी हस्तक्षेप के खिलाफ ईरान ने अमेरिका को चेतावनी दी है। ईरान में करीब 15 दिन से जारी विरोध प्रदर्शन ने बीते दिनों बेहद हिंसक रूप ले लिया। इन प्रदर्शनों में देश के कई हिस्सों से लगातार सुप्रीम लीडर खामनेई और ईरानी सरकार के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश देखने को मिल रहा है। इस आंदोलन में कई जगहों पर तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाएं देखने को मिली हैं। इस दौरान तेहरान से मस्जिद में आगजनी की भी तस्वीरें सामने आई। कुछ अनुमानों के मुताबिक इन प्रदर्शनों में 190 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की मौत हुई है, जबकि दर्जनों की संख्या में सुरक्षा कर्मियों को भी अपनी जान गंवानी पड़ी है। विभिन्न पुलिस कार्रवाइयों में 2600 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी की भी खबर है। वहीं ईरान के अटॉर्नी जनरल ने चेतावनी दी है कि विरोध प्रदर्शनों में हिस्सा लेने पर अल्लाह का दुश्मन होने का आरोप लग सकता है। ये एक ऐसा जुर्म है जिसकी सजा मौत है। साथ ही ईरानी सेना ने एक बयान में कहा है कि हर हाल में राष्ट्रीय हितों की रक्षा की जाएगी। दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने रविवार को प्रदर्शनकारियों का समर्थन करते हुए ईरान को एक बार फिर धमकी दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने एक पोस्ट में लिखा कि ईरान आजादी की तरफ देख रहा है, शायद पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। साथ ही उन्होंने लिखा कि अमेरिका इसमें मदद के लिए तैयार है। वहीं इजरायली विदेश मंत्री ने भी इन प्रदर्शनों को ईरानी लोगों की आजादी की लड़ाई करार देते हुए कहा कि इजरायल इस लड़ाई का समर्थन करता है। इसके अलावा 1989 की इस्लामिक क्रांति में ईरान से हटाए गए शाह के निर्वासित बेटे रेजा पहलवी ने भी एक वीडियो जारी कर प्रदर्शनकारियों से पीछे न हटने की अपील की। ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने अपने एक ताज़ा बयान में कहा कि अमेरिका और इजरायल दंगे करवाकर ईरान में अराजकता और अव्यवस्था फैलाना चाहते हैं। वहीं ईरान ने अमेरिका को चेतावनी भी जारी की है। ईरानी संसद के स्पीकर ने कहा कि अगर अमेरिका कोई नया हमला करता है तो ईरान अमेरिकी सैन्य और शिपिंग टारगेट पर हमला करेगा। ईरान में सरकार से लेकर सेना तक प्रदर्शनों पर लगाम लगाने की पूरी कोशिश हो रही है। दूसरी तरफ राष्ट्रपति ट्रंप की धमकी के बाद ईरान ने भी पलटवार की चेतावनी दी है। ऐसे में देखना होगा कि आंतरिक हालात को काबू में रखने के साथ साथ क्या ईरान अमेरिका और इजराइल की बाहरी चुनौती को शांत रख पाएगा। अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड ने आतंकियों पर एक बार फिर कहर बरपाया है। सीरिया में ऑपरेशन हॉकआई स्ट्राइक के तहत अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने आसमान से तबाही बरसाते हुए दुश्मनों को निस्ते नाबूद कर दिया। अमेरिका ने 2 टूक संदेश दिया है, जो भी अमेरिकी सैनिकों के खिलाफ आंख उठाने की हिम्मत करेगा उसे दुनिया में कहीं से भी ढूंढकर मिटा दिया जाएगा।
अमेरिका ने सीरिया में आतंकवादी ठिकानों पर एक बार फिर बड़े हमले किए हैं। आईएसआईएस के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन हॉकाई स्ट्राइक के तहत अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने पूरे सीरिया में फैले आतंकी ठिकानों को निशाना बनाते हुए भारी तबाही मचाई। इन हमलों में कई आतंकी अड्डे पूरी तरह नेस्तोनाबूद कर दिए गए। अमेरिकी सेना की सेंट्रल कमांड ने साफ किया है कि ये अभियान आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका की अटूट और आक्रामक रणनीति का हिस्सा है। इस कार्रवाई का मकसद अमेरिकी सैनिकों और सहयोगी बलों पर होने वाले हमलों को रोकना, भविष्य के खतरों को जड़ से खत्म करना और क्षेत्र में सुरक्षा का दबदबा कायम रखना है। एक अमेरिकी अधिकारी के अनुसार शनिवार के सैन्य अभियान के दौरान 90 से अधिक सटीक हथियारों का इस्तेमाल किया गया और करीब 35 से ज्यादा आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। हमलों में 2 दर्जन से अधिक लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल हुआ। दरअसल ऑपरेशन हॉकाई स्ट्राइक की शुरुआत 19 दिसंबर 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर की गई थी। ये फैसला 13 दिसंबर 2025 को सीरिया के पलमायरा में हुए आईएसआईएस के हमले के बाद लिया गया था, जिसमें 2 अमेरिकी सैनिकों और 1 अमेरिकी नागरिक की मौत हो गई थी। अमेरिका ने सीरिया में 70 आतंकवादी ठिकानों पर हवाई हमले किए थे। उन ठिकानों पर आईएसआईएस का ढांचा, हथियार और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क मौजूद था। सीरिया अब आधिकारिक तौर पर आईएसआईएस के खिलाफ बने वैश्विक गठबंधन में शामिल हो गया है। पहले अमेरिका मुख्य रूप से कुर्द नेतृत्व वाली एसडीएफ के साथ काम करता था, लेकिन अब वो सीरिया की नई सरकार के साथ मिलकर आतंकवाद विरोधी अभियानों को अंजाम दे रहा है। महज एक हफ्ते के भीतर किसी दूसरे देश में अमेरिका की यह दूसरी सैन्य कार्रवाई है। वॉशिंगटन ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि अमेरिका अपने दुश्मनों को कुचलने के लिए दुनिया में कहीं भी सैन्य कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगा। इस साल का आगाज टीम इंडिया ने जीत के साथ कर दिया है। वनडे फॉर्मेट से यह आगाज हुआ और वडोदरा में जीत की कहानी लिखी गई। गरजा कोहली का बल्ला, वडोदरा में टीम इंडिया ने मचाया जीत का हल्ला। न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैच की वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में शुभमन गिल एंड कंपनी ने न सिर्फ मुकाबला जीता, बल्कि कप्तान गिल और किंग कोहली की आतिशी पारी का भी मजा लिया। टीम इंडिया ने जीत के लिए मिले 301 रनों के लक्ष्य को 6 विकेट खोकर हासिल कर लिया। कोहली ने 93 रन बनाए तो वहीं गिल ने 56 रनों की पारी खेली। इन दोनों बल्लेबाजों के बीच दूसरे विकेट के लिए शतकीय साझेदारी देखने को मिली। कप्तान शुभमन गिल 56 और उप कप्तान श्रेयस अय्यर ने 49 रन बनाए। विराट कोहली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने इस पारी में 42वां रन बनाते ही श्रीलंका के कुमार संगकारा को पीछे छोड़ दिया है। रोहित ने तोड़ा गेल का रिकॉर्ड। रोहित शर्मा ने इस पारी में दूसरा छक्का लगाते ही वनडे में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले ओपनर बन गए हैं। उन्होंने वेस्टइंडीज के क्रिस गेल के 328 छक्कों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। रोहित के नाम अब बतौर ओपनर 193 वनडे मैच में 329 छक्के हो गए हैं। न्यूजीलैंड के 3 बैटर्स की 50। न्यूजीलैंड की ओर से डेरिल मिचेल ने 71 बॉल पर 84 रनों की पारी खेली। उनके अलावा हेनरी निकोल्स ने 62 और डेवोन कॉनवे ने 56 रन बनाए। भारत की ओर से मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और हर्षित राणा ने 2-2 विकेट झटके। कुलदीप यादव को 1 विकेट मिला। भारत न्यूजीलैंड के बीच खेली जा रही 3 वनडे मैच की सीरीज का दूसरा मुकाबला 14 जनवरी को राजकोट में खेला जाएगा। वडोदरा में जीत का राज जमाने के बाद अब नजरें राजकोट पर अटकी हैं, जहां 14 जनवरी को भारतीय टीम अपना अगला मुकाबला खेलेगी। ये मुकाबला जहां टीम इंडिया के लिए सीरीज को अपना बनाने के लिए काफी अहम रहेगा, वहीं न्यूजीलैंड के लिए ये एक बड़ी चुनौती होगी कि वो सीरीज को बचा पाए। तो देश दुनिया की तमाम अहम खबरों को समेटे रिपोर्ट 10 में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार।